ओके जी, अपने सारे दोस्तों को जल्दी से कह दो कि वो जल्दी से ज्वाइन बैक कर लें, तो फिर उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करें। ओके जी, ऑल बैक। 1 मिनट, इतने टाइम में आपकी जो है वो ऑडियो भी फाइल तैयार हो गई है, तो लेट मी सेव दैट एज वेल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके जी, डन विद इट। ओके जी, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हम दोबारा वापस अपने जो है वो टॉपिक के ऊपर आके जो है वो ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री जो है उसको रिव्यू कर रहे हैं। उसको हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो ग्लोबलाइजेशन का था वो हमने बता दिया कि जी 20वीं सेंचुरी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलराइज हुआ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट 20वीं सेंचुरी से पहले 16वीं सेंचुरी से हमारे पास जो ओरिजिनेट हो चुका था, जिसकी 2 लाइव एग्जांपल्स हमने देखी। एक हमारे पास लाइव एग्जांपल जो शो हुई वो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जो हमारे पास हमने जिसपे एक्सपीरियंस किया। फिर दूसरा हमने जो देखा वो ये देखा कि यूरोप के अंदर जो हमारे पास 18वीं सेंचुरी के अंदर जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन या कॉलोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। Mid of 90s के अंदर many US firm began to globalize by setting up business plants in various parts of the world। 19th सेंचुरी के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कॉमन होने लगी। लाइक चाइना वालों ने भी इस प्रिंसिपल को जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो किया, जापानीज वालों ने इस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा फॉलो किया कि उन्होंने अपनी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को उन उन जगहों पे, उन उन लोकेलिटीज में, उन उन कंट्रीज के अंदर स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया जहाँ पे रॉ मटेरियल और लेबर चीप थी। लाइक जिस तरीके से एक अगर हम जोन्स के लिहाज से बात करें तो आपका जो गल्फ कंट्रीज का जोन है, जीसीसी का जो जोन है, वो सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव था वेस्ट के लिए कि वो वहां पे जो है अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सके। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे उनको रॉ मटेरियल के एक्सेस बहुत आसानी से था, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो उनको साउथ एशिया की चीप लेबर थी वो उनको मिल जाती थी, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश किया। और न सिर्फ इनको स्टैब्लिश किया बल्कि यहाँ से उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को भी अपनी जो है इनहांस किया। 20वीं सेंचुरी में जापानीज फर्म्स ने बहुत ज्यादा ये काम किया। लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपके पास जो है जापानीज कंट्रीज ने अपने बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को जो है वो स्टैब्लिश किया, और स्टैब्लिश करके बहुत सारे वेंचर्स को जो है एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोर करके उनको फायदा ये हुआ कि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट किया। बाय 1970 द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन propelled by MNE was quite entrenched, marked by tremendous movement of people, knowledge, goods, services, technology across borders। 1970s and onwards जब हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फ्लरिश, एक बहुत बड़ा बूम जो है वो देखा गया। और न सिर्फ हमारे पास जो है ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट प्रोपेल हुआ,
वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है लोगों के लिहाज से नहीं हुआ, बल्कि वो नॉलेज के लिहाज से भी हुआ, गुड्स के लिहाज से भी हुआ, सर्विस के लिहाज से भी हुआ, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हुआ। ठीक है, इसके बाद फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें कि वो कौन कौन सी फोर्सेस है जो कि ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। Globalization became a necessity in beginning of 1970 because the convergence of several political, technological, social and competitive factors and forces. किन फोर्सेस ने हमारे पास जो है वो ग्लोबलाइजेशन को परसुएट किया, या किन किन फोर्सेस हमारे पास ग्लोबलाइजेशन को कंपेल किया कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबल हो, या ज्यादा से ज्यादा जो है वो इनकरेज हो, या ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश हो, या ज्यादा से ज्यादा जो है मार्केट के अंदर अडॉप्ट कीजिए। उसमें से एक वजह जो थी आपके पास वो थी कि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स ने जो है उसको कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर, जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स में एक आपके पास पॉलिटिकल फैक्टर था, एक आपके पास जो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर था, सोशल फैक्टर था, कंपैरेटिव फैक्टर्स था। ये वो तमाम के तमाम फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स ने एक्चुअली कंपेल किया कि आपकी जो है कंट्रीज को जो है वो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी या ज्यादा से ज्यादा वो जो है अपनी कैप्चराइजेशन को जो है वो एक्सेप्ट कर सके। अब जब हम पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें हैं, ये पॉलिटिकल फोर्सेस में कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे हमें इस चीज को कंपेल किया। अब उसमें एक चीज जो आपके पास है वो ये है कि देयर आर लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके पास जो है लिबर्टी बढ़ती गई, जैसे जैसे आपके पास ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में परमिशन बढ़ती गई, जैसे जैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर चीजें जो है वो इंक्रीज होती चली गई, वैसे वैसे आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स, वैसे वैसे आपकी जो है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट के ट्रेडिंग जो है वो बढ़ता चला गया। मेन पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो डेवलपमेंट ऑफ फ्री ट्रेड है। जब आपके पास गल्फ कंट्रीज के अंदर फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया, यूरोप के अंदर फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया, तो दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली नरिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन के सोर्स की जो ट्रेड है, एक आपके पास जो है GATT या जो आपके पास WTO है, अब आपके पास तीसरी जो है EEC है, जो आपकी प्रोग्रेसिव जो है ओपनिंग और इमर्जिंग नेशंस के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसमें ऐड हो रही है। इसके बाद GATT जो कि पहले जो है और बाद में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया 1995 के अंदर, तो 1946 के अंदर बना था, और 1946 के अंदर जो है आपके पास 33 नेशंस जो है उसमें इनिशिएट हुई थी, और उसमें जो नेगोशिएशंस हुए थे, ये जो बेसिक उसका जो रीजन था या पर्पस था बनने का, वो ये था कि आप जो टैरिफ थे, ये जो प्राइसेस थे, उसको कंसिडरेट करें, और किस चीज के लिए कंसिडरेट करें, ताकि ट्रेड के लिए लिबर्टी क्रिएट हो सके अक्रॉस तमाम के तमाम उन कंट्रीज के जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे। फिर इसके बाद जो है EEC जो कि अब यूरोपीय यूनियन कहलाता है, 1957 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, और इसका भी मतलब यही था कि एक कॉमन मार्केट जो है स्टैब्लिश की जाए, एक कॉमन इकोनॉमिक या पॉलिसी जो है वो स्टैब्लिश की जाए, ताकि आपकी जितनी भी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है मार्केट्स की, वो एक दूसरे के साथ जो है इंटीग्रेट हो सके, और फ्रीली गुड्स जो है वो आपके अक्रॉस द मेंबर कंट्रीज जो है मूव कर सके, जिससे आपकी न सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, बल्कि अक्रॉस द कंट्री जो है ट्रेड भी जो है इंक्रीज हो। पैरेलल विद दैट जो है और भी बहुत सारी चीजें जो है आपकी इंट्रोड्यूस हुई, लाइक FDI का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता था कि कंट्री व्हाट दे यूज्ड टू डू वर्क, दे यूज्ड टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द कंट्रीज, नॉट ओनली इन दोस कंट्रीज जो कि आपके GATT और EEC के अंदर होते थे, बल्कि इन एडिशन टू इट उन कंट्रीज के अंदर भी जो इन दो का पार्ट नहीं होते थे, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा जो है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, या ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका जो इन्वेस्टमेंट एम्बिट है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, इसके बाद अदर जो है वो आपकी और भी इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश हुई, बट चूंकि ये स्टैब्लिशमेंट सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फ्लरिश थी, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थी, इसलिए हमने इसको सबसे ज्यादा कंसिडरेट किया। किसकी बेटा? GATT की और EEC की? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है, GATT की फुल फॉर्म क्या है? लेट मी चेक, मुझे भी सच्ची बात है मैं खुद भी रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट एक मिनट रुको, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ GATT की फुल फॉर्म क्या है। हाँ, जो GATT है वो बेसिकली जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ है। ठीक है, और सेकंड आप मुझसे पूछ रहे हो EEC की। EEC को तो अब तो यूरोपीय यूनियन कहते हैं, बट EEC को पहले हम कहते थे, आपका अल्लाह भला करे, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। EEC इज यूरोपियन इकोनॉमिक कंट्री, और आपका GATT जनरली एक्सेप्टेड जो ट्रेड है वो मैंने आपको बता दिया। जो GAT है आपके पास वो आपके पास बनता है, एक मिनट, GATT आपके पास स्टैंड करता है
जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ओके। इसके बाद मजीद फर्दर आगे हम चलते हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये मेनली जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, टेक्नोलॉजी मूवमेंट, टेक्नोलॉजी एवोकेशन, टेक्नोलॉजी रेवोकेशन, वो सारे के सारे इसका पार्ट है। तो क्या आपके पास जो है वो एक टेक्नोलॉजी कब ऑब्सोलीट हो रही है, किसी कंट्री के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली लग गई है, लाइक जिस तरीके से काइसन सिक्स सिग्मा लीन का आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, या साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, या यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आप देख रहे हो, या क्वालिटी के लिहाज से बात कर रहे हो जिसमें हम आईएसओ वगैरह की बात करते हैं, तो वो तमाम की तमाम चीजें आपकी जो है वो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के अंदर आती हैं। लाइक और मजीद अगर आप इसमें देखते हो तो आपके पास जो है न सिर्फ मूवमेंट के अंदर आती है, लाइक एयर है, रेल है, रोड है, ये सारी की सारी मेथोडोलॉजीज यूज होती है। इवन वाटर मेथोडोलॉजी जो है वो यूज की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की, मैरीटाइम जिसे हम कहते हैं, वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर आती है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट मेथोडोलॉजी की यूजिंग जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी के एस्पेक्ट से जो है बहुत ज्यादा आपके जो है वो चेंजेस है, अपग्रेड्स आए हैं, वो टेक्नोलॉजिकल एरिया में आते हैं। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के अंदर आती है। इसके बाद आपकी ग्लोबल बिजनेस एक्टिविटी जो है वो आपकी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में आती है कि टेक्नोलॉजी जो है उसको किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही होती है। इसी तरीके से आपकी सोशल फोर्सेस है। जब हम सोशल फोर्सेस की बात करते हैं तो सोशल फोर्सेस के अंदर जो सबसे फंडामेंटल चीज है वो आपकी कंज्यूमर नीड्स है। You need to understand the consumer needs. You need to understand what consumer wants. You need to understand what consumer desires. You need to understand वो कौन सी चीज है जिसके लिहाज से कंज्यूमर जो है उसकी प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो रही होती है। लाइक पहले जिस तरीके से आपके पास जो पहले जिस तरीके से आपके पास जो सोनी टीवी होता था, तो दैट यूज टू बी अ नॉर्मल टीवी, दैट यूज टू बी अ नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल टीवी हम यूज कर रहे थे वो है। बट अब फिर उसके बाद आपके पास फ्लैट्रॉन्स आए, फिर फ्लैट्रॉन के बाद आपके पास टीएफटीज आए, टीएफटीज के बाद आपके पास एलसीडीज आए, एलसीडीज के बाद आपके पास एलईडीज आ गए, एलईडीज के बाद आपके पास एंड्रॉइड्स आ गए। फिर इन्हीं सब में पहले आपके फ्लैट्रॉन्स होते थे, फ्लैट्रॉन के बाद अब कर्व आ गए हैं, कर्व के बाद हॉलो स्क्रीन आ गए, हॉलो स्क्रीन के बाद प्रोजेक्टर टीवीज आ चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपकी तमाम की तमाम वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जो कि प्योरली हो रही होती हैं आपके सोसाइटल फोर्सेस के ऊपर, जो कि प्योरली हो रही होती है आपके कस्टमर नीड्स के ऊपर, जो कि प्योरली होती है आपके कस्टमर डिजायर्स के ऊपर। लाइक पहले जिस तरीके से आपके पास आपका यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर दिस थिंग कि कोका कोला जो पहले क्रिएट हुई थी वो ब्लैक में नहीं क्रिएट हुई थी। कोका कोला जो सबसे पहले क्रिएट हुई थी वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर हुई थी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर क्या हुआ कि पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट इट, पीपल डिड नॉट gave a very good response of it. In result of it, they used to disclose it, they used to discontinue it. फिर उसके बाद उन्होंने कोक डेवलप किया और कोक उन्होंने डेवलप करके ब्लैक कलर के अंदर डेवलप की, जो कि अब आपके पास मार्केट के अंदर मोस्टली मौजूद है। ये कोक अब आपके पास डाइट की फॉर्म के अंदर भी मौजूद है। उसके अलावा ये कोक व्हाइट में भी आ गई, ये कोक ब्लैक में भी आ गई, ये कोक ऑरेंज मरिंडा की फ्लेवर के अंदर भी आ गई। व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, ये तमाम की तमाम चीजें उन फैक्टर्स के ऊपर या उन तमाम के तमाम फोर्सेस के ऊपर आई जो कि आपकी सोशल होगी। इसके बाद आपकी अर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन का, रूरल का जो है वो ऑब्सोलीट होना, अर्बनाइजेशन का क्रिएट होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्रिएट होना, उन तमाम की तमाम चीजों ने भी आपकी बहुत सारी सोसाइटल फैक्टर्स को जो है वो कंट्रीब्यूट किया। इसी तरीके से कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल नॉर्म, मासेस के बिहेवियर ने जो है आपकी सोसाइटी फोर्स किया कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है मजीद डेविएट किया जाए। पहले जिस तरीके से आपके पास वीसीआर होते थे, पीसीज होते थे, अब वो सारी की सारी चीजें चेंज हो गई। वीसीआर जो है वो अब आपका ऑब्सोलीट हो गया, बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि वीसीआर फिर बीसीपी में कन्वर्ट हुआ, बीसीपी के बाद वो डीवीडी प्लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर डीवीडीआर्स के अंदर कन्वर्ट हुआ, अब आपके एलईडी के अंदर सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। इसी तरीके से आपके पीसी से पहले जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर कहते थे, डेस्कटॉप जिसे आप कहते थे, उसमें पेंटियम 1 आया, फिर पेंटियम 2 आया, फिर पेंटियम 3 आया, फिर पेंटियम 4 आया, फिर वो ऑब्सोलीट हुए। ऑब्सोलीट होने के बाद आपके पास फिर लैपटॉप्स आ गए। लैपटॉप्स के अंदर आपका पहले i3 आया, फिर i5 आया, फिर i7 आया, तो जनरेशन 1 आई, जनरेशन 2 आई, जनरेशन 3 आई। अब आपके पास इस वक्त रिसेंट जो सबसे चल रही है वो जनरेशन 10 चल रही है। तो व्हाट आर ऑल दोस थिंग्स, दीज आर ऑल द सोसाइटल फैक्टर्स जो कि आपके कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में। इसके बाद कंपैटिटिव फोर्सेस होती हैं आपकी। कंपैटिटिव फोर्सेस का मतलब ये है कि आपकी वो तमाम की तमाम फोर्सेस, कंपैटिटिव फोर्सेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो आपकी जितनी भी सराउंडिंग की फोर्सेस होती है, जितने भी आपके कॉम्पिटिशंस होते हैं, वो सारे के सारे जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लाइक 1960 के अंदर जो है वो जापानीज मार्केट ने जो है कोरियन मार्केट को देखते हुए
बहुत सारी ट्रेडिशनल जो अमेरिकन और यूरोपियन कंपेटिटर्स हैं उनको देखते हुए जो वो चीज़ों को अपनी डेवलप की। इसी तरीके से इंटरनेशनल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है। पहले सिर्फ सोनी पैनासोनिक जो आपके सिर्फ और सिर्फ जापान में बन रहे होते थे, फिर उन्होंने अपनी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है चाइना के अंदर चेंज कर दिया। इसी तरीके से हवावे के मोबाइल फोन जो है वो पहले आपके हवावे के अंदर बन रहे थे, देन दे कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू चाइना। फिर उसके बाद आपके नोकिया के मोबाइल है, जिस तरीके से नोकिया के मोबाइल पहले आपके हंगरी के अंदर बन रहे होते थे, बट इन ऑर्डर टू कर्टेल द कॉस्ट, इन ऑर्डर टू कर्टेल द कंपैटिटिव फोर्सेस, उन्होंने अपने आप को भी चाइना के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद गोइंग ग्लोबल का रीजन क्या होती है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई जो है पीपल गो ग्लोबली, दीज आर द रीजन जिस वजह से जो है कंपनीज जो अपने आप को ग्लोबली लेती हैं। रिव्यू देम, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, अच्छा, अब आप इसके अंदर जो है वो वाई रीजंस, मतलब व्हाट आर द बेसिक रीजंस वाई वी गो ग्लोबल। सम रीजन जो हमारे पास कुछ रीजन है वो ये है कि एक तो हमारे पास पीछे जितनी भी हमने फोर्सेस पढ़ी वो हमारे पास सबसे मेजर फंडामेंटल रीजन है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो हम ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो है वो जाएगा आ गए। इसके बाद अगला रीजन क्या है कि हमें एक्सपेंड करना होता है नेशनल और इंटरनेशनल, चाहे हम रिएक्टिव बेस पे करें चाहे हम प्रोएक्टिव बेसिस पे करें, वी नीड टू एक्सपेंड। और एक्सपेंड करने का मकसद ये है कि हम एक मार्केट के अंदर सैचुरेट हो गए, जब एक कंट्री के अंदर सैचुरेट हो गए, नाउ व्हाट टू लुक फॉर, हम आगे कहाँ देखेंगे। आगे देखने के लिए हमें जो है वो ग्लोबली जो है वो क्या करूं हसनैन तुम्हारा, आगे जो है हम उसको जो है वो एक्सपेंड करने के लिए, चाहे हम रिएक्टिव अप्रोच पे करें अपने सर्वाइवल के लिए करें, चाहे हम सक्सेस के लिए करें, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। रिएक्टिव अप्रोच के अंदर रिएक्टिव और प्रोएक्टिव मैंने बता दिया कि जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो इट्स रिएक्टिव, जब आप अपने कंपेटिटिव एज लेने के लिए कर रहे हो तो इट्स प्रोएक्टिव। ग्लोबलाइजेशन जो है वो और मजीद फर्दर क्या रीजन होते हैं आपके, बेसिकली प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के रीजन की वजह होता है। इसके अलावा मजीद रीजन क्या है, ट्रेड बैरियर्स होते हैं। ट्रेड बैरियर्स का मतलब ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस जो आपकी इंपोर्ट की होती हैं बाजू का, उस रिस्ट्रिक्शन को कर्टेल करने के लिए आप उसी जगह पे ले जाके इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर लेते हो। इंटरनेशनल कस्टमर्स को अपने कर्टेल करने के लिए करते हो, इंटरनेशनल कंपटीशन को ओवरलुक करने के लिए करते हो, रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए करते हो, चांसेस के लिए कर रहे होते हो कि जी आपके तमाम के तमाम जो भी आपकी एक्सेप्टेंस है, जो भी आपकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ सके। प्रोएक्टिव रीजंस आपके पास ये हैं कि कौन कौन से प्रोएक्टिव रीजंस होते हैं, जस्ट रिव्यू दीज रीजंस, ये सारे के सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से आप लोग प्रोएक्टिवली जो है वो इसको अपने आप को ग्लोबलाइज कर रहे होते हो। ठीक है, विल बी कीपिंग इट टिल हियर। आज तक के लिए मैं इसको जो है वो यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह जो हम अगली क्लास करेंगे जो कि हमारी लास्ट क्लास होगी, तो इंशाल्लाह उसमें हम कंप्लीट करके इसको कंक्लूड करेंगे। बट अब तक के लिए मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूं और फिर इंशाल्लाह हम आज के सेशन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर लेके चलेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं तुम लोग की अटेंडेंस मार्क कर दूं। ओके, अब्दुल हमीद, अब्दुल वलीद, अलमास सत्तार, अंसा, अक्सा, आसिया, निदा, हसनैन, इकरा, काशिफ, खुर्रम,
कोमल, नवश, मनाल, निदा, आशा, त्रिदेव, रुबाब, सोफिया, उलूद, मुस्कान। हसनैन आजम खान, हसनैन 2 हैं तो मौजूद कौन सा है भाई? ओके, हसनैन आजम खान। ठीक है हसनैन, ओके बेटा, डन। ठीक है, चलो वी विल बी कीपिंग इट टिल हियर, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर।